जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 4 सितंबर 2024 विजन एस न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। आज के आपके क्वेश्चंस ये होंगे, ये प्रीलिम्स के हैं और ये होगा मेंस का क्वेश्चन। अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि आप खुद अपना इंप्रूवमेंट भी कर पाओ और देख भी जा पाओ रिटेंशन पावर आपकी। ओके, आज जो भी बड़ी न्यूज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट न्यूज़ के कंपेयर में। चलिए सबसे पहले देखते हैं लॉ कमीशन। तो भाई प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है 23rd लॉ कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, तो सबसे पहले तो लॉ कमीशन होता क्या है उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो लॉ कमीशन का काम क्या है, तो इंडियन लीगल सिस्टम जो भी है अपनी, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना, उसको रिफॉर्म करना और जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है या फिर रिकमेंडेटरी लॉ है उन सबको देखना। दैट्स इट, ठीक है। अभी इसकी हिस्ट्री देख लीजिए। तो ये नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टेट्यूटरी मतलब इसको ना ही कोई एक्ट के थ्रू बनाया गया है और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है क्योंकि ना ही इसको जगह कोई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में है। ओके, किसके द्वारा बनी है तो फिर तो ये बनी है नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ग्रेट। एम क्या है, तो लॉ को रिफॉर्म करना ताकि मैक्सिमम जस्टिस हो मिल सके सोसाइटी में और गुड गवर्नेंस प्रिवेल हो। ओके, रिकमेंडेशन पे इसकी क्या, वो टीआरओ के बेस्ड होती है, मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो बकवास है छोड़ो। इन शॉर्ट रिसर्च एंड रिकमेंडेट करती है। हिस्ट्री क्या है इसकी, तो सबसे पहला जब विलियम बेंटिक थे हमारे फर्स्ट वाइसर ऑफ इंडिया, उन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन को फॉर्म किया था, ठीक है। उनके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। देखो मैकॉले काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में क्योंकि मैकॉले ने ही पहला लॉ कमीशन को अपॉइंट चेयर किया था। फिर साथ ही साथ मैकॉले ने ही फर्स्ट एजुकेशन के लिए मैकॉले मिनट आई थी जो कि भाई एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। और फिर मैकॉले ने ही इंडियन पीनल कोड आईपीसी को पहली बार ड्राफ्ट किया था, ठीक है। तो देखिए पहले लॉ कमीशन आया, फिर आईपीसी, फिर मैकॉले मिनट, ये सब का सब मैकॉले के द्वारा ही हुआ है, थॉमस मैकॉले। और उस वक्त तीनों के वक्त कौन थे हमारे वाइसरॉय, लॉर्ड बेंटिक थे। ओके, गवर्नर जनरल। ओके ठीक है। और ये कौन से एक्ट के थ्रू बना था, तो चार्टर्ड एक्ट 1833। ओके, ये हमने हिस्ट्री देख लिया। अभी देखते हैं क्या बात चल रही है, अभी क्या है कंपोजिशन क्या होता है अभी जो हमारा करंटली लॉ कमीशन चल रहा है उसका। तो एक चेयरपर्सन है, 4 मेंबर्स होते हैं और एडिशनल एक्स ऑफिसो और पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। देखिए अभी इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, हमने देखा कि चेयरमैन 4 मेंबर्स होते हैं। अब ये चेयरमैन इलेक्ट कैसे होता है, तो सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट है वो पर्सन को सिलेक्ट करती है कि भाई ये पर्सन रिकमेंडेशन हम दे रहे हैं। फिर उसको अप्रूव करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, फिर उसको अप्रूव करेंगे, अप्रूव पीएम, फिर आगे जाएगा और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे, अपॉइंट प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नमेंट रिकमेंडेशन करेगी, अप्रूव करेंगे पीएम और अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। दैट्स इट। और इनका टेन्यूर क्या होता है, तो 3 साल का टेन्यूर होता है और ये एक्सटेंड हो सकता है, साथ ही साथ कम भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि फिक्स टेन्यूर होता है, तो नहीं, फिक्स टेन्यूर नहीं होता है, कम ज़्यादा ये हो सकता है। यूजुअली कितना, 3 साल का। ओके डन। देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, 3 ईयर टेन्यूर के लिए 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक। ओके, अभी इनका काम क्या क्या है, कौन सा रेफरेंस मेल सब देखते हैं। तो रिव्यू रिपील करेंगे एब्सोल्यूट लॉज को, जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको देखेंगे, रिव्यू भी करना है या फिर गलत हो तो उनको हटाने की भी बात करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। फिर लॉ एंड पॉवर्टी, पुअर के ऊपर लॉ का क्या प्रभाव पड़ रहा है उनको भी ये लोग देखेंगे। फिर ये रिव्यू करते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई कोई भी केस डिस्पोज होने में कितना खर्चा वर्चा आ जा रहा है, प्रोसेस को और कितना हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए क्योंकि जनरल पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा हो सकता है, नॉर्मल है, ठीक है। फिर डीपीएसपी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर कोई लॉ आता है, हम डीपीएसपी क्या है कि स्टेट कैसे काम करना चाहिए, अगर ये लॉ हम लेके आ रहे हैं तो डीपीएस के ऊपर इसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। कि हम डीपीएसपी को अटेंड कर पाएंगे या फिर उससे दूर जाएंगे। जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फ़र्क देखेगा, सेंट्रल लॉ को रिवीजन करेगा कि भाई क्या क्या दिक्कत है उसको ठीक कर दो। और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसको ग्लोबलाइजेशन में, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर और मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के ऊपर। ओके, नॉर्मल सब बातें हैं ये। मेनली हमें क्या ध्यान रखना है, लॉ कमीशन की डिटेल और लॉ कमीशन की हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये बाद में देखेंगे। हाँ ये देख लीजिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन।
उनकी भाई रिपोर्ट फाइल हुई है और उन्होंने बोला है कि सबसे ज़्यादा जो करप्शन के केसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं रेलवे, दिल्ली लोकल बॉडीज़ के ऊपर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर। सबसे ज़्यादा करप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, सबसे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है वो देख लेते हैं। देखो, विजिलेंस कमीशन नाम से ही आपको पता चल रहा है इनका काम डेफिनेटली कुछ विजिल करने का है, कुछ ये चेक करते हैं, राइट। तो जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में करप्शन कुछ भी हो रहा हो या फिर कुछ भी गैर रीति हो रही हो जो कि ठीक नहीं है, उनको ये देखता है। आप किसी भी ऑफिसर की अगर कंप्लेन करना चाहते हो तो आप विजिलेंस कमीशन में कंप्लेन कर सकते हो। ओके, देख लीजिए रोल एंड फंक्शन इसके। तो ये सुपरवाइज करता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वेदर इट इज़ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये कंडक्ट करता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, लोकपाल के सामने जो भी केसेस फाइल हुए हैं उसकी, कंप्लेंट्स फाइल हुए हैं उसकी। लोकपाल क्या है भाई? देखो, सेंट्रल लेवल पे होता है लोकपाल और स्टेट लेवल पे होता है लोकायुक्त। अगर कोई भी ऑफिसर या फिर कोई भी नेता कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ करप्शन में इन्वॉल्व है या फिर वॉट एवर इट इज़, आप कंप्लेन कर सकते हो इस बॉडी में। अभी लोकपाल के साथ पास जो भी कंप्लेन गई है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठाना, ये काम है कर सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। फिर ओवरसीज करता है ये फंक्शन को सीबीआई के। अगेन आपको ये भी पता है सीबीआई कौन सा काम करता है, ठीक है। अभी सीबीआई के पास अगर कोई करप्शन के रिलेटेड केस गया है तो अगेन उसको ओवरसी कौन करेगा? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। मतलब और से कैसा काम चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सब देखना, ठीक है। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम है। अभी इसको अपॉइंट कौन करता है, कैसे ये चुने जाते हैं भाई? तो देखो, अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, बट अगेन प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेगा? जो एक कमेटी बोलेगी उसको। वो कमेटी की कौन कौन सी होगी? तो उसके अंदर पीएम होंगे, प्राइम मिनिस्टर, फिर यूनियन होम मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, ठीक है। देखो, लॉ कमीशन में भी हमने देखा था कि कमेटी है और गवर्नमेंट है और फिर अपॉइंटमेंट भले ही प्रेसिडेंट कर रहे हो बट किसकी रिकमेंडेशन के थ्रू होगा? पीएम की रिकमेंडेशन के थ्रू। बस वैसे ही है कि यहाँ पे भी रिकमेंडेशन हो रही है पीएम, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन की। लीडर ऑफ अपोजिशन रखने का यही काम है कि जो आपकी प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट रहे। ओके, अभी समझ अपॉइंट कर दिया है। इसके अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे? तो एक चेयरपर्सन होगा और दो होंगे उसके साथी, एक कमिश्नर और दूसरे विजिलेंस का, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर। मतलब याद कैसे रखना है? 2+1। देखो, कोई भी याद करो ना तो ऐसे ही याद करो कि मेंबर्स +1 उसका चेयर, क्योंकि कोई बार क्या होता है हम ये 3 मेंबर याद रख लेते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ 3 मेंबर प्लस एक चेयरमैन भी होगा, इससे दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा याद ऐसे ही करोगे, मेंबर्स +1 चेयरमैन। तो इसके अंदर 2 मेंबर है और एक चेयरमैन है, तो 2+1 टोटल 3। ओके, ठीक है। चलिए, ये भाई स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसको सीवीसी एक्ट 2003 के थ्रू बनाया गया है। ये किसकी रिकमेंडेशन के थ्रू बना था? तो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू बना था, टू प्रिवेंट करप्शन। कब इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला? तो 1998 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला और बाद में आखिर में सीवीसी एक्ट 2003। ओके, देखो अभी आपको सवाल आएगा 98 में भी आ गया था स्टैट्यूटरी स्टेटस, फिर ये क्या है? देखो क्या होता है, कोई भी एक्ट हमें बनता है उसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी देर लगती है। ऑर्डिनेंस हमारा आ गया था 98 में बट वो बना 2003 में जाकर, इसलिए। अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट आया था भाई, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का रिपोर्ट है तो वही देख लेते हैं। तो अराउंड 74,000 केसेस फाइल हुए हैं, उसमें से 66,000 जितने हमने डिस्पोज कर रही है, अभी भी 7,800 जितने पेंडिंग है। ओके, नॉर्मल बात है। ये किस किस को देखता है? इसके वर्टिकल्स क्या है गाइडलाइंस के? तो 3 वर्टिकल हैं, एक प्यूनिटिव, प्रिवेंटिव और पार्टिसिपेटरी विजिलेंस। प्यूनिटिव में क्या है? देखो, प्यूनिटिव का मतलब ही क्या है? पनिश। इसके अंदर पनिश छुपा हुआ है, ठीक है, पनिश। तो वही कोई पनिशिव एक्शन लेंगे, प्यूनिटिव एक्शन लेंगे कि भाई आपको सज़ा होगी ये कि भाई 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दो या फिर डिसमिस कर दो या फिर इतना जुर्माना लगा दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर प्रिवेंटिव है, उसको रोकना, ये करने ना देना, प्रिवेंट। तो वही अचीव करना है हमें करप्शन फ्री गवर्नेंस को, उसी के लिए हम काम करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर दो रूल्स को ताकि रूल ईजिली समझ में आ जाए और टाइम बाय टाइम ट्रांसफ़र कर दो भाई जो भी ऑफिसर है उसका, और री इंजीनियर करो जो भी आपकी प्रोसेस चल रही है उसको। कई बार क्या होता है, जो प्रोसेस होती है उसके साथ ऑफिसर्स अडेप्ट हो जाते हैं तो उनका फ़ायदा उठा लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये गलती है, फ़ायदा उठा लो। ओके, ये दोनों देख लिए। फिर तीसरा है पार्टिसिपेटिव। इसके अंदर क्या है कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलाओ
और अवेयरनेस फैलाओ कि भाई इल इफेक्ट क्या क्या हो सकता है करप्शन के, अगर आप करोगे तो कितना नुकसान है। इसी के चलते हम चलाते भी हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ओके, इसके अंदर हम इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बिल्ड करते हैं कि करप्शन को कैसे रोका जाए या फिर न किया जाए। डन। देखो जो मैं पहले ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तीसरा भी अगेन इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान से देखोगे। प्रेसिडेंट कॉल्स आउट ब्लैक कॉट सिंड्रोम, इसको आप यूज़ करते हो, ये वर्ड को ही आप यूज़ कर सकते हो आपके जीएस के आंसर्स में, और इवन प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ ब्लैक कॉट सिंड्रोम। ठीक है, क्या बोला प्रेसिडेंट ने, बोला है कि भाई अभी जो जुडिशरी चल रही है ना वो ब्लैक कॉट सिंड्रोम के जैसी है। जैसे देखो हम वाइट कॉट सिंड्रोम होता है, वाइट कॉट में क्या है कि सफ़ेद कपड़े वाले डॉक्टर्स जो हैं हॉस्पिटल में जाके ही बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है, बढ़ कम जाता है, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा डर का माहौल होता है हॉस्पिटल में। सेम अभी जुडिशरी में भी हो रहा है ब्लैक कॉट सिंड्रोम, कि आप जुडिशरी के अंदर जब एंटर करते हो तो इतना बकवास माहौल है कि पर्सन को उसके अंदर ही एंजाइटी होने लगती है, क्योंकि इतना साला डिले होने वाला है। आपको पता चल जाता है कि अच्छा, आप हम खुद नहीं बोलते कि कौन यार ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, क्योंकि हमें पता है कि एक बार घुसे तो घुस लिए, ख़त्म, पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, और रिजोल्यूशन भी मिलेगा या नहीं हमें पता नहीं है। तो ये सिंड्रोम के जैसे काम रहा है ब्लैक कॉट, क्योंकि ब्लैक कॉट वाले ही होते हैं जज, ठीक है, जज है, वकील है, एक्सेट्रा। सो प्रॉपर मीनिंग क्या होगा, एंजाइटी एक्सपीरियंस बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स इन कोर्ट सेटिंग। यस, ओके, ये क्यों हो रहा है भाई, ऐसा होने का मतलब क्या, हमें भी ये क्यों फील होता है? सबसे पहले तो हाई पेंडेंसी है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही 31 लाख जितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और टोटल ओवरऑल देखें तो 4.7 करोड़ के आसपास है, एज पर नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। ये डेटा ग्रिड भी 22 पे अपडेट हुई है, उसके बाद अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, आप यूज़ करो ना तो इसी को यूज़ करोगे, NJDG, क्योंकि ये ऑफिशियल डेटा है। इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े, उसमें से कोई केसेस तो बहुत सीरियस होते हैं कि कोई बंदे ने 10 रेप किए हुए हैं, 5 लोगों का मर्डर किया हुआ है, वो भी पेंडिंग है, आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी एविडेंस फॉर दैट। फिर है फ्रीक्वेंट अर्जेंटमेंट, कोर्ट हमेशा बोलते थे कोर्ट इज अर्जेंट फॉर अ डे, कोर्ट इज अर्जेंट फॉर अ मंथ। तो इससे मेंटल एज वेल एज फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता है, स्पेशली वो जो दूर दूर से आ रहे हैं लोग। ओके, फिर इशू है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, हमारी जो ज़्यादातर कोर्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, मतलब केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में चलते होते हैं, क्योंकि वही नज़दीक है। अब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जितनी भी है उसमें से सिर्फ 6.7% कोर्ट ही है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फीमेल फ्रेंडली है, मतलब यहाँ पे फीमेल टॉयलेट नहीं मिल रहे हैं आपको, वो बहुत कुछ है, ठीक है, फीमेल फ्रेंडली में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फीमेल के लिए होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है। सोचिए सिर्फ 6% के आसपास है, तो ये बहुत ही कम है, ठीक है। इससे ही पब्लिक का परसेप्शन बनता है कि जुडिशरी कितनी ख़राब है। सिर्फ 3 पॉइंट देखें, आपको अगर और आते हैं तो आप और भी लिख सकते हो, जैसे कि भाई जज टू पीपल रेशियो बहुत कम है, सिर्फ 19 जज हैं हर 10 लाख पीपल के ऊपर, तो कैसे रिजोल्यूशन होगा। फिर अगर आप केस के अंदर घुस जाते हो तो जो लॉयर्स की फ़ी है वो बहुत ही हाई है, तो आपका केस लिया ही नहीं जाता है। इवन कोई केस होते हैं जो प्रायोरिटी में लिया जाता है, या फिर किसी केस को लिया ही नहीं जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुंबई के ही अंदर कंगना रनौत की बिल्डिंग, जो उनकी ऑफिस थी, उसको गिरा दिया गया था, तो उसका जजमेंट विद इन अ वीक आ गया, जबकि उसी के साथ दूसरे कई इतने केसेस हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, बट उसका जजमेंट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई फेमस पर्सनालिटी इन्वॉल्व नहीं है। फाइन, तो ये और 3-4 पॉइंट है जो हमने बता दिए। स्टेप्स टेकन टू एड्रेस दिस इश्यूज, क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मॉडर्नाइज करो भाई जुडिशरी को, ई कोर्ट जैसे हम ले भी आए हैं इनिशिएटिव कि इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट चलेगी ऑनलाइन, फिर टेली लॉ लेके आए, टेलीफोनिक लॉ, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हम लेके आए कि जो स्पेशल केसेस है उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को जल्दी दिया जाएगा। फिर पॉस्को के लिए भी ये होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट। फिर अल्टरनेट मोड्स ऑफ रिजोल्यूशन, कि लोक अदालत में जाइए, आप केस फाइल कर रहे हो उसके पहले लोक अदालत का भाई आप एक बार ट्राई कर लो। लोक अदालत क्या है कि आपको भाई कोई जजमेंट बजमेंट नहीं है, बट दोनों पार्टी साथ आई है, वो चाहती है कि हम केस में नहीं घुसना चाहते हैं, रिजोल्यूशन करना चाहते हैं मैटर का। इसको आप एक्चुअली ये लिख सकते हो कि अल्टरनेट मोड ऑफ रिजोल्यूशन, या फिर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बाय काउंसिलेशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड लोक अदालत, ठीक है। ये हमारे लोक अदालत वन ऑफ द पिलर ऑफ ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। फिर एड्रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, ऊपर जो हमने भी देखा भाई, इसके अंदर आप जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको यूज़ कीजिए।
फिर रिफॉर्म कीजिए लॉज को ताकि रिड्यूस हो पेंडेंसी आपकी। इवन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आई है उसमें बोला ही है कि अगर आपको टाइमली रिजोल्यूशन नहीं मिलता है तो आपको बेल डायरेक्टली मिल जाएगी, देयर इज़ नो इशू। ठीक है, ये हमने 2 बार कवर किया है। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रायल के लिए भी होता है और जो दूसरी बार कर रहे होते हैं रेगुलर उनके लिए भी होता है। अगर आपको याद हो तो मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा टाइम पीरियड हमने दे रखा है, मतलब कितने दिनों में आपको ऑटोमेटिक बेल मिल जाती है इसके अंदर, एज पर सेक्शन 49 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अगेन इंस्टीट्यूशनल ऑफ प्रो बोनो कल्चर। व्हाट इज प्रो बोनो कल्चर? तो किसी भी सोसाइटी में कोई जो प्रोफेशनल लोग हैं, कोई एक्सपर्ट है, वो समझ लीजिए कोई डॉक्टर है या फिर लॉयर है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हो या फिर बहुत ही कम रेट में सेवा दे रहे हो, तो वो होता है प्रो बोनो कल्चर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है फ्री सर्विसेज, बट ये वही भी हो सकता है कि कम पैसों में दे दिया जाए, बहुत सारे लोग करते हैं, तो इसको हमें और बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी हम कर भी रहे हैं न्याय बंधु प्रोग्राम के अंदर। और दूसरा हम देखें तो हम लीगल सर्विस एक्ट लेके आए हैं। नालसा हमने बनाया कि नेशनल लेवल पे आपका कोई केस है तो नालसा आपकी सहायता करेगा। नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस एक्ट। फिर स्टेट लेवल पे सालसा है हमारा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा है डालसा। इसके अंदर आपको इन शॉर्ट फ्री लीगल एड मिलती है। और ये किसके अंदर बनाया, मतलब क्यों बनाया गया है, तो डीपीएसपी है हमारे, डीपीएसपी के अंदर ये बोला गया है फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। इसका अगर आप आर्टिकल पता है तो मुझे आर्टिकल बता दीजिए कि कौन से डीपीएसपी के आर्टिकल में बोला है कि फ्री लीगल एड टू एल्डर्स एंड पुअर। पूरा का पूरा मैंने डेफिनेशन बता दिया, सिर्फ आपको नाम देना है। ओके ग्रेट। ये तीनों जो हमारे पहले आर्टिकल थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए हमने आराम से किए हैं, बाकी के 2 में इतना दम है नहीं। चलिए अभी ऊपर के देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस कॉम्बैट यूएवी बना लिया है। किसने बनाया? तो बेंगलुरु बेस्ड कोई फर्म है, फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस, उन्होंने बनाया है। क्या नाम है इसका? FWD 200B। ओके फाइन। ये भाई किस में काम आएगा, हमारा क्या फ़ायदा कर देगा? तो जो डिफेंस इंडियनाइजेशन हम कर रहे हैं उसमें ये फ़ायदा होगा, उसमें ये हमारा फ़ायदा करवाएगा। ओके, क्या क्या है इसके फीचर्स? तो मेल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, ये 102 किलो तक के वज़न टोटल इसका हो सकता है और 30 किलो तक का सामान ये कैरी कर सकता है, कैरी पेलोड कैपेसिटी है। ये ऊपर सर्वेलेंस में भी हमें काम आ सकता है और मिसाइल लाइक पावर भी इसके, मतलब मिसाइल भी इसके अंदर आप घुसा सकते हो, बॉम्ब आपको फेंकना है तो। ये क्रूज़ करता है 12,000 फीट से लेकर 15,000 फीट तक। देखो क्रूज़ क्या होता है, ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर ऐसा सीधा उड़ना, मतलब ज़मीन से कुछ डिस्टेंस ऊपर उड़ना, वो होता है क्रूज़। ठीक है, हर एक मिसाइल, जो भी मिसाइल क्रूज़ मिसाइल है, मतलब यही जो क्रूज़ कर रही है। इसकी स्पीड क्या है? तो 152 किलोमीटर से लेकर ये मैक्सिमम 250 तक जा सकता है, 7 घंटे तक लगातार चल सकता है एंड 800 किलोमीटर तक चल सकता है। और मेन इसका फीचर है 300 मीटर में ही टेक ऑफ कर सकता है। ग्रेट है। ठीक है, कि 300 मीटर में ही उड़ जाएगा और 300 मीटर में भी लैंड ही कर जाएगा, तो ये बहुत कम है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इनिशिएटिव क्या क्या है? ये सब इंडियनाइजेशन जो हो रहा है इंडिया डिफेंस सेक्टर में, बहुत सारी स्कीम्स है। मैं बोलता हूँ कि आपको जितनी भी याद रहती है वो याद कर लेनी है। हमेशा स्कीम्स को याद करना है, इनिशिएटिव को याद करना है, क्योंकि आप दूसरे आंसर्स में भी उन्हें लिख पाओ। बाकी सब जो होता है वो जनरल होता है, वो आपको ऐसे ही आ जाएगा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से। क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं हमारे? तो भाई सबसे पहला तो मेक इन इंडिया हम प्रोग्राम लेके आए हैं, इससे सबको पता है। फिर डिफेंस के लिए पर्टिकुलरली पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट है हमारी। फिर आईडेक्स है, आईडेक्स भी वही करता है कि जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर इनोवेशन हो रहा है उसको प्रमोट करना है। फिर ग्लोबल पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन हम कर रहे हैं। FDI को हमने 100% तक अलाउ किया है बाय गवर्नमेंट रूट और 74% तक ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट क्या है? तो जिस FDI अगर आ रहा है उसके अंदर गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए तो वो गवर्नमेंट रूट, और परमिशन नहीं चाहिए तो वो ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो भी पैसा आ रहा है इंडिया में वो पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए। और अदर हमने क्या है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाया है, पर्टिकुलरली यहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं। और सृजन पोर्टल भी बनाया है। अभी सृजन पोर्टल क्या है भाई? तो इसके अंदर जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी फील्ड के, वो हैं, सिटीजन है, ये सब मदद करेंगे आपको लॉ मेकिंग में। ठीक है, कि कैसा हमें काम करना चाहिए, दैट्स इट। सो इट इज़ सम काइंड ऑफ एक्सपर्ट एंड पब्लिक कोलाब्रेशन पोर्टल। ओके, रिलेटेड न्यूज़ में देख लेते हैं। ये नॉर्मल सब चीज़ें थी, ये आपको याद हो जाए तो रखना है। रिलेटेड न्यूज़, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उन्होंने भी अकॉर्ड कर दिया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स। ओके,
हटा दीजिए, कुछ खास काम का नहीं है, बस यही देख लीजिए एक्विजिशन काउंसिल क्या है। तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कोई भी आपको चीज़ खरीदनी है या फिर कोई भी पॉलिसी बनानी है उसके रिलेटेड ये काम करती है। इसको चेयर कौन करता है? तो डिफेंस मिनिस्टर। ये डिफेंस में ही काम करती है, इसीलिए इसका नाम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है। समझ लीजिए कि नई टैंक लानी है तो इसको एक्सेप्ट कौन करेगा कि हाँ भाई ये टैंक ला दीजिए? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। और यही देखती है कि कौन सी हमें नेसेसिटी है, ये देखा ना, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डिफेंस के अंदर, दैट्स इट। तो देख लीजिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अकॉर्डेड फॉर कौन कौन सी बोला है, तो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के लिए भी बोला है, फिर रेडार, फिर डोनियर एयरक्राफ्ट। ओके, ये फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल मतलब जो फ्यूचर में भी चल जाएंगे लड़ाई के लिए हमारे वैसे सब व्हीकल, दैट्स इट। इसके अंदर बहुत सी नई नई चीज़ें होती है, वो सब बकवास है, ठीक है। फिर हम प्रोक्योर करना चाहते हैं जो भी चीज़ इंडियन हो, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि सोर्स अंडर बाई इंडियन कैटेगरी हमने बनाई, ये हमने 2-3 दिन पहले ही शायद कवर किया था, बाई इंडियन कैटेगरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। फिर है हमारा, हाँ, एग्रीकल्चर के रिलेटेड। तो मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एग्री श्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल। देखो दोनों से पता चल रहा है क्या है, राइट। देखो इधर हम बात करते हैं सबसे पहले एग्री श्योर फंड की, ठीक है, एग्री श्योर। सो ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, टाइप कैटेगरी 2 का, ठीक है। सबसे पहले तो देख लीजिए अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, फिर ही हम आगे जा सकते हैं। तो देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है, अल्टरनेट है ये, अल्टरनेट और इन्वेस्टमेंट, तो ये कोई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि किसी स्टॉक्स में आपने पैसा डाल दिया, किसी स्टॉक्स, बॉन्ड या फिर एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, उसमें आपने पैसा डाल दिया, ये जनरल बात होती है। अभी ये बात कर रहा है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, तो इसी के इन लोगों के अलावा किसी में भी आप पैसा डालोगे वो होगा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कोई इक्विटी है, रियल एस्टेट है, हेज फंड है, या फिर कोई आर्ट वाली या फिर एंटीक वाली चीज़ें हैं, वैसा सब पैसा होता है, ठीक है। अभी आप पर्टिकुलरली खुद नहीं डालते हो, आप क्या करोगे, आप किसी एक फर्म, जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, कि आपने किसी को पैसा दिया है, फिर वो पैसा आपका कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसमें से जो भी रिटर्न आएगा वो आपको दिया जाएगा, दैट्स इट। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड भी वही होता है। सो इट इज़ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जहाँ पे मनी पूल किया जाता है और अल्टरनेटिव एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, दैट्स इट। इसकी देखो यूजुअली 3 कैटेगरी है मेनली। कैटेगरी 1 जो है उसमें आते हैं वेंचर कैपिटल। अभी देखो ये थोड़ा सा दिक्कत दे देगा, मैं पूरा बताऊंगा तो, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से उड़ा देते हैं। वेंचर कैपिटल फंड, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फिर कैटेगरी 2 होती है, वहाँ पे आता है, ये कैटेगरी 1 है, फिर कैटेगरी 2 आती है, एक सेकंड सिर्फ, कैटेगरी 2, इसके अंदर आपका आएगा डेट फंड, फिर रियल एस्टेट फंड, फिर प्राइवेट इक्विटी फंड, और लास्ट आती है 3 कैटेगरी। इसके अंदर आता है हेज फंड, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, हेज फंड किसके अंदर जाता है, फिर प्राइवेट हेज फंड और एंजल फंड, ये ध्यान आपको रखना है। ये खास देखो तीनों याद रहे तो तीनों मेन है, बट ये हेज फंड, एंजल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, ये सब पूछा जाता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है, ये देख लीजिए 2, क्योंकि यहाँ पे ये है ना रियल एस्टेट की बात, और जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो क्या है, रियल एस्टेट है, इसीलिए यहाँ पे बात। और दूसरा क्या है, प्राइवेट भी है, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड हो रहा है, तो ये कैटेगरी 2 में ही फॉल करेगा। समझा देते हैं कैसे। देखो ये जितना भी फंड है वो अराउंड 750 करोड़ के आसपास है। ये 750 करोड़ टोटल कैसे हो रहे हैं, तो 250 जितना नाबार्ड देगा, 250 जितना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देगा, और 250 जितना प्राइवेट इन्वेस्टर देंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ही हम बात कर रहे थे, तो ये कैटेगरी 2 में आया। और ये एग्रीकल्चर फील्ड है तो रियल एस्टेट मतलब ये भी कैटेगरी 2 का पार्ट है, राइट, ग्रेट। 2 स्कीम, सॉरी, ये जो हम फंड ले रहे हैं वो उसको कौन सब मैनेजर कर रहा है, तो नाब वेंचर्स इसको मैनेज कर रहे हैं। नाब वेंचर्स कौन है, तो सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड, जो मैंने बोला ना कि सारा पैसा पुल करेंगे, अभी जो कर रहा है वो करता कौन है, तो नाब वेंचर्स है, वो बॉडी है, ओके। ये फंड के अंदर 2 स्कीम भी है, एक एग्री श्योर फॉर फंड ऑफ फंड स्कीम, किधर गए, हाँ, ये भी फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, और एग्री श्योर डायरेक्ट स्कीम के अंदर क्या है, तो डायरेक्ट इक्विटी ही ले लेंगे, ओके।
इसका फ़ायदा क्या क्या होने वाला है? एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशन आएगा, वैल्यू बढ़ पाएगी, यील्ड बढ़ पाएगी, सपोर्ट मिल पाएगा एग्री फार्मर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, आईटी के बेस्ड सॉल्यूशन मिल पाएंगे, बहुत कुछ, मतलब जो भी आपके दिमाग में आता है सब ठोक दो। चैलेंजेस क्या क्या है? फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी, भाई हर एक के पास इतना पैसा मिल ही नहीं सकता है, एसेस ही नहीं है उसकी। लिमिटेड बैंकिंग क्वालिटी, सॉरी बैंकिंग सर्विसेज। फिर कनेक्टिविटी इन लॉजिस्टिक कॉन्स्ट्रेंट भी है हमारे पास, कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ तो क्या ही हम काम कर पाएंगे। फिर टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस भी नहीं है, ट्रेनिंग भी किसी को नहीं मिलती, और कॉम्प्रेसिव सर्विसेज भी हमारे पास डिफिकल्ट है टू अचीव एट रूरल स्टार्टअप्स। ओके, नॉर्मल सब बात है, आपको ये सब पता है, ठीक है। और ये सब देखो पढ़ लिख के आपको नहीं आएगी, ये खुद आपको रिलेट करना पड़ेगा कि ये सेक्टर अगर है तो इस सेक्टर के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। आप खुद देखो, कहीं पे पढ़ लो कि हाँ ऐसा कुछ होता है, और डेटा आपको न्यूज़ से मिल जाएगा, स्कीम्स आपको न्यूज़ से मिल जाएगी। अभी आप खुद देख लीजिए, अगर कोई रूरल स्टार्टअप है, आप खुद अब समझ लीजिए स्टार्टअप हो, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहला पैसा नहीं है आपके पास, पैसा है तो ज़मीन नहीं है, और ये सब भी है तो आपको लगेगा कि यार बिज़नेस चलेगा, उसकी मार्केट है कि नहीं है। अभी मार्केट मिल जाती है तो आपको लगेगा यार रोज़ उधर माल मुझे पहुंचाना पड़ेगा, तो उधर से होगा ना। सबसे पहला देखो पैसा नहीं था तो फाइनेंशियल अवेबिलिटी, फिर रोज़ आपको माल इधर से उधर पहुंचाना है तो आपको क्या चाहिए? लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए, कि आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाए, रॉ मटेरियल तैयार हो गया तो मार्केट अच्छे से मिल जाए। फिर आपके बिजनेस में दूसरी क्या दिक्कत आ सकती है? समझ लीजिए आपने कोई काम के लिए 10 लोग रखे हैं और वही काम एक कंप्यूटर से भी हो सकता है, तो टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस है ही नहीं। और इवन जो लोग आप काम कर रहे हैं उनके पास कोई ट्रेनिंग मैकेनिज्म भी ठीक से नहीं होता है, कि भाई आपको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये काम ऐसे करना चाहिए, जबकि आपको वो पता ही नहीं था पहले। तो ये सब जनरल दिक्कत है ना, आप खुद सोचिए कि हाँ मैं अगर करूँगा तो ऐसा हो सकता है। बस चलिए, अभी रिकमेंडेशन क्या होगी? कोई भी चैलेंजेस की, जो भी चैलेंज है उसको सॉल्व करो, दैट्स इट। चलो, तो सारी बड़ी न्यूज़ हमारी हो गई है, अभी शॉर्ट न्यूज़ है, ज़्यादा दम नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे हम। देखो पहली न्यूज़ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने ऑथोराइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, उसका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, उसी को किया है कि आप अभी कोई भी एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना चाहता है, कैटेगरी 6 के में जो भी स्कॉमेट के अंदर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, उसका अगर लाइसेंस चाहिए तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही दे देगी, ठीक है, डिफेंस प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, दैट्स इट। अभी कैटेगरी 6 ऑफ कॉमेट में कौन कौन से चीज़ें आती हैं? तो स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। ओके, तो ये नेक्स्ट, ये जो स्कॉमेट है, स्कॉमेट क्या है भाई, किस कौन से आइटम्स हैं हम देख रहे हैं? तो ऐसा आइटम जो कि डुअल यूज़ है, मतलब इसका अच्छा भी यूज़ हो सकता है, बुरा भी यूज़ हो सकता है, डिफेंस में भी हो सकता है, घरेलू में भी हो सकता है। तो उसकी एक लिस्ट बना दी है, एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, और ये अलाइन है विथ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम, जैसे कि वासेनार एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, और MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, यही ध्यान रखना है। हैज़ 9 कैटेगरीज, टोटल 9 कैटेगरी है, 0 to 8, इसमें से हम 6 में दे दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। रेगुलेट किससे होता है? तो फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 के अंदर रेगुलेट होता है, और आउटलाइन कौन सा करता है ये पॉलिसी? तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, दैट्स इट। याद आपको क्या रखना है? तो कैटेगरी है ऐसी कुछ जिसको डिफेंस प्रोडक्शन वाली डिपार्टमेंट देख लेंगे एक्सपोर्ट के लिए, और ये इन लाइन है विथ अवर कंट्रोल रिजिम्स, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम। और ये कौन से एक्ट के थ्रू काम करता है? तो फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992, मेनली यही है, पूछा तो नहीं जाएगा। फिर है नेक्स्ट न्यूज़, इंडो BIS या फिर इंडोविस, ये क्या है भाई? तो ये ग्लोबल ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसका इन शॉर्ट वही काम है कि ओशन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी इंफॉर्मेशन रखना, दैट्स इट। इन्होंने एक चीज़ बनाई है ओशन आई मोबाइल एप्लीकेशन, ये क्या काम करती है? तो डेटा कलेक्ट करना है, मरीन बायोडाइवर्सिटी को मॉनिटरिंग करना है, दैट्स इट। कुछ भी बकवास, बाकी कुछ खास है नहीं इसके अंदर, आगे बढ़ो। यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मतलब किधर से रन होता है? तो कोची से रन होता है। फिर है एक्सरसाइज वरुण, ये फ्रांस के साथ हमारी एक्सरसाइज है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज। ओके, ये कहाँ पे हमारे कंडक्ट 2024 का एडिशन कंडक्ट होगा? मेडिटेरेनियन सी के अंदर, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे आता है? चलो ठीक है, आपको पता ही ये सब। फिर है विषाणु युद्ध अभ्यास। देखो विषाणु मतलब क्या होता है? वायरस, और युद्ध अभ्यास मतलब वॉर एक्सरसाइज, दैट्स इट। इट इज़ वायरस वॉर एक्सरसाइज। समझ लीजिए, ये क्या देखता है कि अचानक से कोई आउटब्रेक आ जाता है
उसमें हमारी जो नेशनल टीम है उसका रिएक्शन या रिस्पॉन्स टाइम कैसा रहेगा, कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, दैट्स इट। अब वो आउटब्रेक कोई भी हो सकता है, हम ह्यूमन हेल्थ को कोई दिक्कत हो या फिर एनिमल को कोई दिक्कत हो या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेक्टर है उधर ही कोई नई दिक्कत आ गई हो, मतलब बीमारियां फैल गई हो, तो उसको देखना है। ये किसका पार्ट है? सो इट इज़ पार्ट ऑफ वन हेल्थ मिशन। हमारा जो वन हेल्थ मिशन है, नेशनल वन हेल्थ मिशन, उसका ये पार्ट है। इसको आप यूज़ कहाँ पे कर पाओगे कि भाई हेल्थ सेक्टर के लिए इंडिया क्या क्या कर रहा है या फिर उसके प्रोटेक्शन के लिए इंडिया क्या कर रहा है, प्रिवेंशन के लिए कर रहा है, तो ये आपको काम आता है। ठीक है, स्टेक होल्डर्स इसके अंदर बहुत सारे हैं, जैसे कि ICMR मेन बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, फिर एम्स है, ये वो हटाओ। फिर है नेशनल टेस्ट हाउस। देखो जैसा नाम है नेशनल टेस्ट हाउस, ये जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं कंज्यूमर के लिए अवेलेबल, उनको टेस्ट करने का काम करता है, दैट्स इट। ठीक है, तो इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी लोकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी टेस्टिंग लेबोरेटरी, ये क्या करता है? टेस्ट करता है, क्वालिटी चेक करता है, दैट्स इट, नॉर्मल बात है। न्यूज़ में क्या था, तो इसने रिसेंटली बी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ, तो उसके रिलेटेड न्यूज़ में था। फिर ये असिस्टेंट प्रोवाइड करता है नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड को, और फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, नॉर्मल बात है, कुछ काम का नहीं है। फिर है ओशनिक नीनो इंडेक्स। देखो नीनो, नीनो मतलब एल नीनो से वो जो जुड़ा हुआ है, एल नीनो और ला नीना। सबसे पहले तो यही समझा देता हूँ, एल नीनो एंड ला नीना क्या है। ठीक है, समझ लीजिए, ये है अपना ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया वाला इंडियन ओशन वाला पार्ट है। ठीक है, ये टापू सारे जो आइलैंड्स है वो, और ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका। डन है। और ये जो बीच में हमारा पूरा का पूरा एरिया पड़ रहा है, ये है अपना ओशन, पैसिफिक ओशन। ठीक है, अभी ये पैसिफिक ओशन अमेरिका की बाजू अगर ज़्यादा वार्म है, इस बार ये ज़्यादा वार्म है, गर्म है, समझ लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर इसका 20 रहता है और अभी ये 25 है, ये वाला एरिया। ठीक है, राइट साइड वाला ईस्टर्न एरिया, अमेरिका बाजू वाला एरिया। तो ये कंडीशन हो जाएगी एल नीनो की कंडीशन, कि जो ईस्टर्न एरिया है पैसिफिक ओशन का वो ज़्यादा वार्म है, तो ये एल नीनो की कंडीशन है, इसको हम एल नीनो बोलते हैं। और हाँ, अगर राइट ईस्टर्न बाजू है वो ज़्यादा गर्म है, तो राइट बाजू क्या होती है? डेफिनेटली ज़्यादा कोल्ड होगी। तो ये कंपेरेटिवली ज़्यादा वार्म है और ये कंपेरेटिव ज़्यादा कोल्ड है, दैट्स इट। मेनली तो आपको वार्म ही ध्यान रखना है। इसका देखो इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, इंडिया के ऊपर ही इम्पैक्ट देखें हम, सबके ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले ये ज़्यादा वार्म है, तो यहाँ पे जो ईस्टर्न बाजू है ड्रॉट लाइक कंडीशन हो जाएगी। सॉरी, ईस्टर्न बाजू क्या, वेस्टर्न बाजू ड्रॉट लाइक कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो लो प्रेशर है। फिर इंडिया के ऊपर जो इसका मानसून विंड्स आती है वो वीक हो जाएगी, हमारा एग्रीकल्चर भी उससे ख़राब हो जाएगा, हमारी रेनफॉल भी कम मिलेगी। ठीक है, तो एल नीनो अगर आ रहा है तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? तो मानसून जो है वो वीक है, और मानसून वीक है तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, ट्रेड विंग ही क्योंकि वीक हो जाती है। और जो एरिया में लो प्रेशर बन रहा है यहाँ पे फ्लड लाइक कंडीशन हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश गिरेगी। दैट्स इट। अभी इसका ही उल्टा समझ लीजिए कि अभी उल्टी बाजू ये हो रहा है, यहाँ की बाजू ज़्यादा वार्म हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ला नीना, उल्टी कंडीशन है। ठीक है, ये वाला एरिया अगर ज़्यादा गर्म होता है, इधर मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला एरिया, ये है ला नीना, नीना। सेम अभी क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर एल नीनो से मानसून कम हो रहा था, तो ला नीना से क्या होगा, मानसून अच्छा हो जाएगा। सेम अभी इस बाजू ऑस्ट्रेलिया की साइड की बाजू फ्लड्स आ जाएंगे, और साउथ अमेरिका की बाजू ड्रॉट आ जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, इतना सब बातें नॉर्मली याद रख लीजिए कि दोनों बाजू कंडीशन चेंज हो रही है। राइट बाजू हो तो वो एल नीनो, और लेफ्ट बाजू हो तो ला नीना, और ला नीना हमारे लिए अच्छा है। एल नीनो में नीनो का मतलब क्या है? तो लड़का, और नीना का मतलब लड़की, ये स्पेनिश वर्ड है। ठीक है, नीनो एंड नीनो, नीनो एंड नीना। ठीक है, अब ये ओशनिक नीनो इंडेक्स क्या है? तो भाई ये इम्पैक्ट ऑफ स्टडी करेगा एल नीनो और ला नीना की, और इंडियन मानसून की भी स्टडी करेगा। ये कौन भाई डेवलप कर रहा है? तो नोआ डेवलप कर रहा है, नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नोआ। ठीक है, ये किसको भी 3 मंथ की जो भी एवरेज होती है उसको ये टारगेट करते हैं, एक सेकेंड, और ये इंडिकेट करते हैं कि अगर जो टेम्परेचर है, सॉरी हाँ, ये +5 के आजू बाजू ये चल रहा है इंडेक्स, जो ये ओशनिक नीनो इंडेक्स है, +5, 0 पॉइंट +5 है, तो वो एल नीनो की कंडीशन है।
और 0.-5 है तो वो ला नीना की कंडीशन है। ठीक है, अभी कौन सा अच्छा कौन सा बुरा ये इसको सब पता चल गया है। और ये जो पूरी की पूरी साइकिल होती है ना, एल नीनो, मतलब एल नीनो और ये टेम्परेचर बन गया, फिर वरी ट्रेड विंड, फिर नॉर्मल वरी कंडीशन होगी, इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं एनसो। आपको अगर वीडियो देखना है ना तो मैं खुद भी बना सकता हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो बना दूंगा। बाकी आप वीडियो देख लो अमित सेन गुप्ता का, उनका मस्त होता है। चलिए फिर आगे देखते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ये भी हमें वर्ड से ही पता चल जाता है मतलब क्या है। सिर्फ पहले तो इतना दीजिए, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है हमारा। फिक्स कैपिटल मतलब जो भी हमारे पास ऐसा कैपिटल है जो कि फिक्स्ड है, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला, ये हो गया हमारा फिक्स कैपिटल। अभी ग्रॉस फिक्स कैपिटल क्या है, तो एस का टोटल जितना भी फिक्स कैपिटल है उसका टोटल मार तो वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल। बस अभी वर्ड है फॉर्मेशन, तो फॉर्म करना मतलब बनाना। तो अगर हम कोई भी फिक्स्ड कैपिटल को बनाने में कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो खर्चा होगा हमारा, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। दैट्स इट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी में जो ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो डिक्लाइन करेगा फॉर 20 फाइनेंशियल ईयर 25। ओके, और हाँ इसमें देखो जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड एसेट है ना उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि समझिए कोई लैंड ऑलरेडी था तो नेचुरल रिसोर्स या फिर कोई ऑलरेडी थे और उसको आपने परचेज किया तो उसको काउंट मत करो एज पर प्रोड्यूस्ड असेट। ठीक है, प्रोड्यूस्ड असेट में कौन से आएंगे, ओनली दोज असेट दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोड्यूस्ड असेट। बाकी नॉर्मली हम अगर ग्रॉस की कैपिटल फॉर्मेशन करें उधर आप गिन सकते हो, दैट्स फाइन। ठीक है, माइनस आप इसमें क्या करोगे, डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब जो खर्चा हो जाता है वो आप माइनस कर दो, चलेगा, जो डिस्पोज होने वाला है आपका। नॉर्मली आपको समझ आ गया। ठीक है, जितना भी फिक्स कैपिटल है उसको फॉर्म करने के लिए जो एक्सपेंस आप करते हो वो आप या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो वो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है। इट इंक्लूड अदर गुड्स ऑन सर्विसेज पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा वाले हैं उसको इंक्लूड करना है। ओके, एग्जाम्पल लैंड इंप्रूवमेंट, फेंसेज, डिचेज, ड्रेन्स एंड मशीनरी इक्विपमेंट परचेसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, ये सब आपको पता है। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना को ही सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये मेन फोकस क्या है, तो पक्का हाउस सबको देना, ऑल। आपने पंचायत सीरीज में देखा ही होगा ये सब। इसके 3 मेन कैटेगरी है, एक तो आपको रेंट पे भी दिया जा सकता है, फिर प्राइवेट सेक्टर वो बना के दे दे और फिर आपको मिल सकता है, फिर आप खुद अब अपने तरीके से बना लीजिए और जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट को बताइए और थोड़ा सा कंपेंसेशन ले लीजिए और जो गवर्नमेंट दे रही है उसको लोन के थ्रू खरीद लीजिए, दैट्स इट। ओके, एम टू प्रोवाइडिंग 2 करोड़ एडिशनल हाउसेज, हम 28 से 29 तक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ में क्या था, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक्सपेंड किया है इसको फॉर मार्जिनलाइज्ड वर्कर के लिए भी। ओके, ग्रेट। इसके अंदर कौन कौन से मार्जिनलाइज वर्कर, मतलब बीडी वर्कर, बिल्डिंग वर्कर, सिगार वर्कर, नॉन कोल माइन में माइग्रेंट वर्कर, लेबरर्स, ये सब आ जाएंगे। ओके, आखिरी न्यूज़ है हमारी केन्या के ऊपर। ये वाला एरिया हमेशा PYQ में आता ही आता है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। केन्या के अंदर सबसे पहले तो माउंट केन्या है, अफ्रीका की सेकेंड हाईएस्ट पीक है ये। फिर इसके अंदर रिवर है जैसे कि ताना मारा, अथी गलाना, ताना मारा गलाना, इतना ही याद रखो। ठीक है, ताना मारा गलाना। और इक्वेटर जो है ना वो ऑलमोस्ट इसको हाफ्स कर देता है। देखो इक्वेटर, ये रहा इक्वेटर, ऑलमोस्ट बीच से निकल रहा है ना इसके, तो इक्वेटर इसको ऑलमोस्ट हाफ कर देता है। इसके अंदर मेन 2 ऑर्गेनाइज UNEP और UN हैबिटेट के हेडक्वार्टर भी हैं नाइरोबी केन्या के अंदर। ओके, ये नॉर्मल बात होगी। ठीक है, अभी हमें ज़्यादा ध्यान से क्या ये पूछा गया है, क्या देखना है, तो लेक विक्टोरिया देखो यहाँ पे पड़ती है। ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है पूरे के पूरे वर्ल्ड में और लार्जेस्ट है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। ठीक है, चलिए फिर दूसरा क्या है, ये हरा लेक तुर्काना है। लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया इसके साथ बॉर्डर बनाता है। ये मेन 2 बड़ी बॉडी है जो आपको ध्यान रखना है। और देखो हम दूसरा देख ही लेते हैं इसके साथ, अगर ये विक्टोरिया और तुर्काना देखा ना, मैं आपको फ़ोटो ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अफ्रीका रीजन वाला फ़ोटो, ये रहा अपना लेक तुर्काना। एडिट कर देते हैं एक, ये रहा हमारा लेक तुर्काना जो हम बात कर रहे थे, और ये रहा लेक विक्टोरिया। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरे कौन सी लेक है, तो लेक क्योगा है, युगांडा वाले एरियाज़ के साथ आती है। लेक अल्बर्ट है। फिर नीचे आप देख लीजिए एक तंगेनिका, फिर लेक करीबा, चिलिवा, लेक मलावी,
ये सब आपको यूजुअली देखो, कोई भी ना 2-3 फ़ोटो ही आप रखो और उसी को बार बार देखा करो। कोई एक आध इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, दैट इज़ फाइन, बट आप किसी को एक लगातार देखते रहोगे ना तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। जबकि अलग अलग देखने से कुछ खास नहीं फ़र्क होता है, क्योंकि आपका रिटेंशन पावर इतना नहीं होता है। ठीक है, दैट्स इट। ये रहे आपके आज के क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। और ये मेंस का क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए ताकि आपका खुद फ़ायदा हो पाए। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको डेफिनेटली इवेल्युएट कर लूँगा। आपको फॉलोवर टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि वी कैन स्टे कनेक्टेड। एंड आपको मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ जाए और वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। दैट्स इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। जय हिंद।